बहू के हाथ। घर की बहू शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शंस समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे। ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है, और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहाँ दूसरी गाड़ियाँ भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल।
अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पाँव गलती से एक्सीलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी। ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है। पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था। आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी मांग लेता है। रोहित की दीदी समीक्षा की शादी अर्पित से हुई थी। रोहित 20 साल का था, जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था। कभी पबजी खेलता तो कभी यूट्यूब चलाता। एक दिन अर्पित और समीक्षा के मम्मी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तैयार ही नहीं है। अरे रोहित, तुम्हारी तो आईआईटी की परीक्षा है ना? तुम तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की? वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा। ये देखिए, ये है गूगल, इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है। तो आखिर कागज क्यों बर्बाद करूं? अरे पर तुम इन प्रश्नों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे? उसमें क्या है, ये देखिए नोटपैड, बिल्कुल कॉपी जैसा है, इसी पर कर लूंगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्न हल किया करते थे। उससे हमारी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था। और फिर साथ में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो। आपका जमाना अलग था जीजा जी, अभी जमाना फास्ट और स्मार्ट हो गया है। जमाना क्या, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया है। समय के साथ बदलना पड़ता है जीजा जी। अब बस भी कीजिए आप, हर चीज को लेक्चर में बदल देते हैं। रोहित अच्छा कर लेता है परीक्षा में। इतने में अर्पित के सास ससुर जी आ जाते हैं हॉल में और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता। हालांकि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मोबाइल पर लगे रहना सही नहीं है, पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। समीक्षा, मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लौटना पड़ेगा। पर हमें आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी चले गए तो माँ और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं काम खत्म करके फिर लौट आऊंगा। एक काम कीजिए ना, परसों रोहित भी परीक्षा के लिए निकलेगा, आप उसी के साथ निकल जाना। दोनों वैसे भी बात नहीं करते, साथ में जाएंगे तो हो सकता है आप लोग आपस में बातचीत भी करने लग जाओ। ठीक है, मैं काम को 2 दिन टाल सकता हूँ। उसी रात जब सब खाना खाने बैठे थे तो अर्पित अपने जाने की खबर बाकी लोगों को बताता है। मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। अरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे? नहीं माँ जी, समीक्षा यहीं रहेगी और मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम भी जरूरी है। वैसे कब निकलोगे बेटा? 2 दिन में। मैंने सुना है कि उस दिन रोहित को भी परीक्षा के लिए जाना है, तो कल मैं दोनों की टिकट करा लेता हूँ बुक। मेरी टिकट रहने दीजिए जीजा जी, मैं तो फोन से ही करवा लूंगा। हाँ, पर कोई दिक्कत हो गई तो? अरे कोई दिक्कत नहीं होती जीजा जी, फोन सब कर सकता है। हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे बैठे कर देता है। अब ये नई चीज तो हमारे समझ के परे है, पर अच्छा है कि रोहित जानता है। हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भाई। हाँ, पर अगर टिकट नहीं मिली तो? अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हो गया, आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया था। अरे टेंशन मत लो माँ।
देखा जीजाजी, आप बिजली का बिल भी भर सकते हो, समय बदल गया है। एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता। अगले दिन जाकर अपनी टिकट करवाता है और पैकिंग कर रहा होता है जब शाम को अचानक से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं, प्लीज प्लीज हो जा, ऐसा मत कर यार, प्लीज हो जा। अरे क्या हो गया रोहित? दीदी, सर्वर हैंग हो गया, मेरी टिकट नहीं हो पाई दीदी। क्या मतलब टिकट नहीं हो पाई? इतने में वहां रोहित की मम्मी और पापा भी आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? माँ, मेरा टिकट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया। अरे पर तूने तो बोला था कि हो जाएगा। हो जाता है, पर अब क्या करूं, ये क्या हो गया? अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब फिर लगता है मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। घर पर एकदम से दुख का माहौल छा जाता है और सब रोहित को डांटते हैं, पर इतने में अर्पित वहां आ जाता है। आप सब रोहित को क्यों डांट रहे हैं? आपने ही तो उसे बढ़ावा दिया था ना। लेकिन इसकी लापरवाही के कारण इसकी परीक्षा छूट जाएगी। इसने तो हमसे कहा था कि टिकट हो जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा टिकट करवा ली थी। मैं समझता हूं कि मोबाइल हमारा ही काम आसान करने के लिए है, पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपने जीजाजी के गले लग जाता है। सॉरी जीजाजी, मुझे आपकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, पर थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तुमने तो इसका भविष्य बचा लिया। शिक्षा, दूसरों से मदद मांगना गलत नहीं, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है। कहानी उन आम घरों की है जहां खाने वाले तो कई, लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है। देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं? भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहां सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूं, एक कप चाय का तो पूछा नहीं, 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता। रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी, मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूं शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है।
हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहां शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। काफ़ी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। अब देखो, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है। 2 महीने बाद। अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है, आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद। शीना, वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूं, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है। वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों, आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ, मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन। सुनिए, ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है। कहानी एक ऐसे घर से जहाँ शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है।
कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है। ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की? पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई, या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो, जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ? करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी। ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लूं। घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा। अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है। आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने। बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी? अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा?
अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को। तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ जी आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं? पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ मैं खिलवाड़ कर रही थी। सास का घूंघट पार्ट 2। पिछले अंक में हमने देखा कि देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करती, तो उसकी वजह से देविका पर उसके ससुराल वाले बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन देविका ने सचिन से कहा, सचिन, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, तुम मुझे आज ही मेरे घर शहर भेज दो, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्यों देविका, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी नहीं है सचिन, तुम्हारे घर के आदमी औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। देखो देविका, तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और यही तुम्हारा घर है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जब तुम्हारे पिताजी और चाचा जी मुझे एक एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, तब तुम्हें क्यों याद नहीं आता कि जो औरत कमरे में बंद है वो तुम्हारी पत्नी है? जब तुम्हारे जीजाजी और भाई मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब भी तुम्हें याद नहीं आता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? देखो देविका, तुम बेकार की बातें मत करो, तुम यहाँ ढंग से रहोगी, सबकी बात मानोगी,
तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह जानवर की तरह रहना, ढंग से रहना है तो सॉरी सचिन, मैं नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने घर जाऊंगी। ये बोलकर देविका अपना सामान पैक कर लेती है और घर से जाने लगती है। सचिन भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब ये सब जोगिंदर ने देखा तो बोल पड़ा, बहू, यह सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? सचिन, बताओ अपने पिताजी को कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ ना। देविका, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम पिताजी से? जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कर रही हूँ बात। इससे अच्छी तरह से मैं तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती। तीनों की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी जोगिंदर कहता है, हमारे घर की औरतें अपने मर्दों का नाम नहीं लेती। तुम्हारे शहर में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बहू, सचिन तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम मत लिया करो। तुम अपने पति का नाम लेने की जगह ए जी, ओ जी, सुनो जी कहा करो। पति ना परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का तो हम नाम लेते हैं। क्यों माँ जी, क्या आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेती? माँ जी, ये सब इन पुरुषों के बनाए तौर तरीके हैं, औरतों को दबाने के लिए। ये बेशर्म लड़की ऐसा नहीं सुधरेगी। ये हमारे घर की औरतों को भड़का रही है। सचिन, तुम इसे चुप कराओगे या फिर मैं करूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी समझा देता हूँ। चलो देविका अंदर, और कितना तमाशा बनाओगी मेरा। सचिन, मैं अंदर नहीं बाहर जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देविका की बात सुनकर महेंद्र कहता है, भाई साहब, ये लड़की इस घर से और गांव से बाहर ना जानी चाहिए, नहीं तो हमारे घर और गांव की औरतें भी ऐसी ही हरकतें करेंगी। वो भी मर्दों के खिलाफ बगावत करेंगी। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे घर से बाहर जाने से कौन रोकता है। बहू, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, तुम अंदर चलो। इस गांव के मर्दों के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। देविका किसी की बात नहीं सुनती और अपना सामान उठाकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वहां मोहन और कल्याण आते हैं। कल्याण देविका के हाथ में से उसका सूटकेस छीन लेता है और मोहन देविका को जोरदार थप्पड़ मारता है। देविका का सर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। देविका, देविका तुम ठीक तो हो? भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सचिन, तुम जल्दी से देविका भाभी को अंदर कमरे में ले जाओ, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। वीना जल्दी से वैद्य जी को लेकर आती है। वैद्य जी थोड़ी देर तक देविका की जांच करते हैं और कहते हैं, मुबारक हो आप सबको, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अभी तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, लेकिन आगे इनके इलाज के लिए आपको दाई अम्मा को बुलाना होगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग खुश होते हैं। देविका को जब होश आता है, उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। वो सबसे कहती है, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? अब तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ रही। अगर मेरा बेटा हुआ तो इस घर के मर्दों की तरह अहंकारी और औरतों पर जुल्म करने वाला बनेगा, और अगर मेरी बेटी हुई तो वो जानवरों की तरह जुल्म सहने वाली बनेगी, और दोनों ही अनपढ़ रहेंगी। देविका की बात सुनकर घर की सभी औरतों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस अंधकार वाले समाज में जी रही हैं। लेकिन फिर भी घर की सारी औरतें उसे ही समझाती हैं। बहू देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम इस हालत में सफर नहीं कर सकती। हाँ बहू, तुम यहीं रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो ना देविका भाभी, हमें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। देविका, तुम्हारी बातें सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ है कि कैसे माहौल में हम जी रहे हैं। तुमने हमारे अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है। यहाँ से मत जाओ तुम। देविका ने घर की औरतों की बात सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने गांव में ही रहने का फैसला लिया। वो अपने घर की औरतों को रोज पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, देश के बारे में बताती। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन सुजाता ने सचिन से कहा, सचिन, देविका की तबीयत ठीक नहीं, तुम जल्दी जाकर दाई अम्मा को बुला लाओ ना। भाभी,
दाई अम्मा क्या कर लेंगी? आप किसी डॉक्टर को बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देविका, गांव के लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते। दाई अम्मा बरसों से ये काम कर रही है, वो तुम्हें ठीक कर देगी। सचिन, तुम्हारे घर वाले अनपढ़ हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, देख नहीं रहे मेरी हालत क्या हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो, मैं अभी आता हूँ। सचिन दाई अम्मा को बुलाकर ले आता है। दाई अम्मा घरेलू नुस्खों से देविका का इलाज तो कर देती है। कुछ समय के लिए उसकी हालत भी स्थिर हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फिर देविका सचिन से कहती है, सचिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे? मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा हेमोग्लोबिन कितना है। दाई अम्मा कर रही है ना तुम्हारा इलाज। लेकिन दाई अम्मा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर देखो तुम मुझे नहीं लेकर गए ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले दिन देविका की तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है और दाई अम्मा के किसी भी नुस्खे से वो ठीक नहीं हो रही थी। देविका ने सारी हिम्मत जुटाई और वो अकेली ही डॉक्टर के पास जाने लगी। उसे देखकर मोहन कहता है, बहू, इस हालत में कहाँ जा रही हो? आप लोगों के भरोसे रही ना तो आप लोग मुझे मार ही डालोगे। डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। हमारे घर की औरतें मर्दों से इलाज नहीं कराती। हे भगवान, इन जाहिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं? डॉक्टर औरतें भी होती हैं। बहू, तो हमें पागल मत बना, हमने तो कभी कोई महिला डॉक्टर नहीं देखी। तू झूठ बोलकर निकलना चाहती है ना? इस गांव की सरहद से आप लोग कभी बाहर नहीं गए ना, इसलिए आप लोगों को नहीं पता कि महिलाएं डॉक्टर के अलावा क्या क्या है। ए लड़की, तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तू ज्यादा हवा में मत उड़। बोला ना एक बार, चल अंदर जा। चाचा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ये बोलकर देविका घर से निकल रही थी कि तभी जोगिंदर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से देविका के पेट में चोट लग गई और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर घर की सारी औरतें देविका को संभालने लगी। देविका, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देविका भाभी, आप ठीक हो ना? माँ, कुछ करिए ना, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, कुछ तो करो, कहीं बहू को कुछ हो ना जाए। उधर जोगिंदर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा देता है और कहता है, आज के बाद इस घर से कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी। देविका का बच्चा भी इसी घर में होगा, ये जिंदा रहे या मर जाए। जोगिंदर की बात सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं। जब विमला को इस बात का एहसास हो जाता है कि जोगिंदर देविका को डॉक्टर के पास किसी कीमत पर नहीं जाने देगा, तब विमला पहली बार अपना घूंघट उठाकर तेज आवाज में कहती है, मैं भी देखती हूँ देविका को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। आज देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। देविका की सास का घूंघट आखिरकार उतर ही गया। घर के आदमियों ने पहली बार विमला का ये रूप देखा था और उसकी तेज आवाज पहली बार सुनी थी। क्या विमला अपनी बहू की जान बचा पाएगी या जोगिंदर अपनी पत्नी की आवाज भी दबा देगा? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि घर की औरतों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए। सास का घूंघट पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि देविका की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे और जोगिंदर ने घर के मेन गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। लेकिन देविका की सास विमला पहली बार घूंघट उठाकर समाज के बनाए नियम का उल्लंघन करती है और देविका की जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। देखो सचिन के बापू, दरवाजे की चाबी दे दो मुझे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, पहले सर पर पल्लू रखो और अंदर जाओ। आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी बहू की किसी भी कीमत पर जान बचानी है। मुझे चाबी दे दीजिए।
पिताजी, माँ ठीक बोल रही है, चाबी दे दीजिए ना, नहीं तो देविका नहीं बचेगी। देविका मरती है तो मर जाए, लेकिन यह दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की बीमारी ने पागल कर दिया है, और इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। वीना बेटी, सुजाता बहू, जाओ अंदर से देविका को लेकर आओ। विमला ये बोलकर अपने पति के हाथ से चाबी छीन लेती है। तभी महेंद्र विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से छीन लेता है। भाभी, घर के मर्दों से टक्कर लेकर आप अच्छा नहीं कर रही हो, ये इस घर के संस्कार नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर कम्मू अपने पति के हाथ से चाबी छीनकर कहती है, इस घर के संस्कार क्या है हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आज इस घर का दरवाज़ा खुलकर रहेगा और देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। भाभी, ये लो दरवाज़ा खोलो। विमला ताला खोल देती है। तभी वीना और सुजाता देविका को लेकर आ जाती हैं। घर की सारी औरतें देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तभी सुजाता का पति मोहन उससे कहता है, सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस इस घर में मत आना। मैं देविका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। देखता हूँ कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुम्हारी मदद करता है। कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। मोहन को अपनी पत्नी से इस तरह बात करता देख कल्याण वीना से कहता है, वीना, तुमने देविका का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिश्ता खत्म समझना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए। तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो, कभी 100 रुपये की साड़ी दिलाई है मुझे। मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना, समझे। ये बोलकर वीना और घर की सभी औरतें देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो गुस्से से कहता है, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी बहू की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया। आपको 3 दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन आप जल्दी कुछ करिए, हमारी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप सोच लो किसे बचाना है। डॉक्टर साहब, आप देविका को बचाइए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके पति को बुलाइए, हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी औरतें सोच में पड़ जाती हैं। तभी वीना कहती है, डॉक्टर साहब, इनके पति नहीं आ सकते, ये इनकी सास है विमला देवी, आप इनसे साइन करवा लीजिए। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है, इनके पति है कहाँ? वो अपने आदमी होने का धर्म निभा रहा है, पति धर्म के बारे में उसे कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, वो नहीं आएगा, क्या क्या करना है आप मुझे बताइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर देविका का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा। अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर ने देविका को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सभी सोच में पड़ गए। हम भाभी को घर ले तो जाएं, लेकिन माँ, आपको घर का माहौल पता है ना, देविका भाभी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। भाभी वहाँ आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर के सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे। माँ, क्या हम डॉक्टर से बात करके देविका को थोड़े दिन और यहाँ नहीं रख सकते? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहाँ से ले जाएंगे। ये बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है। तभी कम्मो कहती है, तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। कम्मो डॉक्टर से बात कर लेती है और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। देविका अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी औरतों के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दरवाजे पर ही रोक देते हैं। खबरदार, तुम में से कोई भी औरत अगर घर के भीतर घुसी, अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा। घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि आपकी गंदी सोच की वजह से घर क्या, अरे पूरा समाज अपवित्र हो रहा है। सुजाता, मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। अब एक काम कर,
जैसे यहाँ आई है वैसे ही यहाँ से सीधा अपने मायके लौट जा। क्यों जी, क्यों चली जाऊँ मैं अपने मायके? मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वीना, इन सब की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगी। सज़ा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो। खुद पूरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सबक सिखाने की बात बोल रहे हो। देखो वीना, तुम इस घर की बेटी ज़रूर हो, लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा। उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचिन का। देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है। अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट का सहारा लेकर इस जायदाद का आधा हिस्सा ले सकती हूँ। और हाँ कल्याण, तुमसे तलाक भी ले सकती हूँ। वीना, देविका के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और कम्मो, मैंने तुमसे कितना मना किया, घर से बाहर मत जाओ, देविका की मदद मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये कदम उठाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी। आपके झूठे अहंकार और गलत नियमों की वजह से मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए। अगर उस समय मैं दाई अम्मा से इलाज ना कराती और हॉस्पिटल चली जाती तो सचिन के बराबर मेरे भी 2 बेटे होते। सभी पति इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे। देविका बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने पति से कहा, सचिन, तुम्हारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? देविका, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था सचिन, तुम्हारा यही जवाब होगा। मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी से प्यार ही क्यों किया, शादी क्यों की। अब मैं आप सबसे बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं, या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? देविका, आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तू हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस को लेकर आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आज तक इन औरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और 2-4 दिन में तूने इन सबको इनके अधिकार भी याद करा दिए। अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते। घर की औरतें घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दरवाजे पर। उनकी लड़ाई देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देविका को अस्पताल पहुंचाकर घर की औरतों ने काम तो अच्छा किया। इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई, लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की औरतों को कैसे चुकानी होगी, इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा। और हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि देविका के साथ बाकी औरतों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि देविका की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं और जोगिंदर ने घर के मेन गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। लेकिन देविका की सास विमला पहली बार घूंघट उठाकर समाज के बनाए नियम का उल्लंघन करती है और देविका की जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। देखो सचिन के बापू, दरवाजे की चाबी दे दो मुझे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? पहले सर पर पल्लू रखो और अंदर जाओ। आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी बहू की किसी भी कीमत पर जान बचानी है। मुझे चाबी दे दीजिए। पिताजी, माँ ठीक बोल रही है, चाबी दे दीजिए ना, नहीं तो देविका नहीं बचेगी। देविका मरती है तो मर जाए, लेकिन यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की बीमारी ने पागल कर दिया है और इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। वीना बेटी, सुजाता बहू, जाओ अंदर से देविका को लेकर आओ। विमला ये बोलकर अपने पति के हाथ से चाबी छीन लेती है। तभी महेंद्र विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से छीन लेता है। भाभी, घर के मर्दों से टक्कर लेकर आप अच्छा नहीं कर रही हो, ये इस घर के संस्कार नहीं है।
महेंद्र की बात सुनकर कम्मू अपने पति के हाथ से चाबी छीनकर कहती है, इस घर के संस्कार क्या है हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आज इस घर का दरवाज़ा खुलकर रहेगा और देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। भाभी ये लो दरवाज़ा खोलो। विमला ताला खोल देती है। तभी वीना और सुजाता देविका को लेकर आ जाती हैं। घर की सारी औरतें देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तभी सुजाता का पति मोहन उससे कहता है, सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस इस घर में मत आना। मैं देविका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी। देखते हूँ कौन रोकता है मुझे। देखता हूँ कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुम्हारी मदद करता है। कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। मोहन को अपनी पत्नी से इस तरह बात करता देख कल्याण वीना से कहता है, वीना, तुमने देविका का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिश्ता खत्म समझना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए। तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो। कभी 100 रुपये की साड़ी दिलाई है मुझे? मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना, समझे? ये बोलकर वीना और घर की सभी औरतें देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो गुस्से से कहता है, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी बहू की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया। आपको 3 दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन आप जल्दी कुछ करिए। हमारी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप सोच लो किसे बचाना है। डॉक्टर साहब, आप देविका को बचाइए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके पति को बुलाइए, हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी औरतें सोच में पड़ जाती हैं। तभी वीना कहती है, डॉक्टर साहब, इनके पति नहीं आ सकते। ये इनकी सास है विमला देवी, आप इनसे साइन करवा लीजिए। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है, इनके पति है कहाँ? वो अपने आदमी होने का धर्म निभा रहा है। पति धर्म के बारे में उसे कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, वो नहीं आएगा। क्या क्या करना है आप मुझे बताइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर देविका का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा। अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर ने देविका को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सभी सोच में पड़ गए। हम भाभी को घर ले तो जाएं, लेकिन माँ, आपको घर का माहौल पता है ना। देविका भाभी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। भाभी वहाँ आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर के सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे। माँ, क्या हम डॉक्टर से बात करके देविका को थोड़े दिन और यहाँ नहीं रख सकते? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहाँ से ले जाएंगे। ये बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है। तभी कम्मो कहती है, तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। कम्मो डॉक्टर से बात कर लेती है और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। देविका अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी औरतों के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दरवाजे पर ही रोक देते हैं। खबरदार, तुम में से कोई भी औरत अगर घर के भीतर घुसी, अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा। घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि आपकी गंदी सोच की वजह से घर क्या, अरे पूरा समाज अपवित्र हो रहा है। सुजाता, मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। अब एक काम कर, जैसे यहाँ आई है वैसे ही यहाँ से सीधा अपने मायके लौट जा। क्यों जी, क्यों चली जाऊँ मैं अपने मायके? मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूँगी। वीना, इन सब की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगी। सज़ा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो। खुद पूरी जिंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सबक सिखाने की बात बोल रहे हो। देखो वीना, तुम इस घर की बेटी ज़रूर हो,
लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा। उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचिन का। देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है। अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट का सहारा लेकर इस जायदाद का आधा हिस्सा ले सकती हूँ। और हाँ कल्याण, तुमसे तलाक भी ले सकती हूँ। वीना, देविका के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और कम्मो, मैंने तुमसे कितना मना किया, घर से बाहर मत जाओ, देविका की मदद मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये कदम उठाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी। आपके झूठे अहंकार और गलत नियमों की वजह से मैंने अपने 2 बच्चे खो दिए। अगर उस समय मैं दाई अम्मा से इलाज ना कराती और हॉस्पिटल चली जाती तो सचिन के बराबर मेरे भी 2 बेटे होते। सभी पति इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे। देविका बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने पति से कहा, सचिन, तुम्हारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? देविका, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था सचिन, तुम्हारा यही जवाब होगा। मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी से प्यार ही क्यों किया, शादी क्यों की। अब मैं आप सबसे बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं, या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? देविका, आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तू हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस को लेकर आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आज तक इन औरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और 2-4 दिन में तूने इन सबको इनके अधिकार भी याद करा दिए। अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते। घर की औरतें घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दरवाजे पर। उनकी लड़ाई देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देविका को अस्पताल पहुंचाकर घर की औरतों ने काम तो अच्छा किया। इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई, लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की औरतों को कैसे चुकानी होगी, इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा। और हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि देविका के साथ बाकी औरतों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 5। अब तक हमने देखा कि पंचायत के फैसले के अनुसार घर की सारी औरतें खंडहर में रह रही है। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घर की औरतों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। देविका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मिट्टी के बर्तनों पर गई। अरे, ये इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन किसने बनाए हैं? ये बर्तन तो माँ जी और चाची जी ने बनाए हैं। अरे वाह, इतने सुंदर बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे। माँ जी, चाची जी, आपने ये कहाँ से सीखा? अरे बहू, ये तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये स्टील, पीतल और कांच के बर्तन तो अब चले हैं। पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना खाते थे। ठीक है, तो हम दोबारा से मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाना खाना सिखाएंगे। वीना दीदी और सुजाता भाभी, आप दोनों बताओ, आप दोनों को क्या क्या आता है? मुझे तो खाना अच्छा बनाना आता है, बस खाना बनाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और वीना दीदी, आप बताओ, आपको क्या क्या आता है? पता नहीं, मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। देविका, वीना को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छी आती है। हाँ, आती तो है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी भी आ जाएगी। अब देविका और बाकी सभी औरतें गांव में सबके घर जाती हैं और गांव की सभी औरतों से मिलकर कहती हैं, भाभी जी, अगर आपको अपने या अपने घर वालों के लिए कपड़े सिलवाने हो तो आप मुझसे ही सिलवाना। बहन जी, मिट्टी का चूल्हा, बर्तन या मटका बनवाना हो तो मुझसे ही बनवाना। मैं और विमला दीदी आपके घर के सारे बर्तन बना देंगे। भाभी, आप कभी किसी काम में व्यस्त हो और खाना ना बना पाओ ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके घर के लिए खाना बना दूंगी।
वो क्या है ना, आप तो सारा दिन खेतों में काम करती हो और कभी कभी खाना भी नहीं बना पाती होंगी, इसलिए। इस तरह घर की औरतें जी जान से अपने अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ जाता है और वो अपने खंडहर को ठीक करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर घर के सारे आदमी घर का काम संभाल नहीं पा रहे थे। अरे भाई कल्याण, चाय तो पिला दे, जमाना हो गया अच्छी चाय पिए हुए। आप भी ना घर के दामाद से क्या क्या काम करवाते हैं। अभी लाता हूँ चाय। कल्याण, तुम दामाद नहीं बेटे हो, इसलिए इस घर के सुख दुख, घर के काम और बाहर के कामों में तुम्हारा सहयोग तो होना ही चाहिए ना। इतने में कल्याण चाय बनाकर ले आता है। जैसे ही सचिन चाय पीता है तो उसके मुंह से चाय निकल जाती है। जीजा जी, ये क्या बनाया है, इतनी कड़वी चाय? इससे अच्छा तो करेले का जूस होता है। देख सचिन भाई, मैं तो ऐसी ही चाय बनाता हूँ, पीनी है तो पी, नहीं पीनी है तो अपने आप बना ले। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और अकेला नहीं बना सकता, आप में से कोई मेरी मदद करो। सचिन मेरी चाय की बुराई कर रहे थे ना, तुम जाओ अब खाना बनाओ। सचिन और मोहन दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। मोहन भिंडी काटकर कढ़ाई में छोड़ देता है और उसमें पानी डाल देता है। आपने भिंडी में पानी क्यों डाला? शायद पानी नहीं डलता, पता नहीं, लेकिन माँ ने कभी भिंडी में पानी नहीं डाला था। लेकिन बिना पानी के भिंडी बनेगी कैसे, मतलब गलेगी कैसे? बिना पानी के बनाएंगे तो चिपक नहीं जाएगी कढ़ाई से? पता नहीं, चलो देखते हैं कैसे बनती है भिंडी। भैया कितने दिन हो गए ना अच्छा खाना खाए हुए। खाना तो सुजाता बनाती है, इतना मज़ेदार खाना कोई और बना ही नहीं पाता। सचिन और मोहन खाना तैयार करके ले आए। सभी आदमी खाना खाने लगे। खाना बना तो बहुत बुरा था, लेकिन किसी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। तभी जोगिंदर ने कहा, घर की हालत कितनी बुरी हो रही है, जगह जगह जाले लगे हैं। 2 दिन से तो किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाई घर की। हाँ, और घर में गंदे कपड़ों के ढेर लगे हैं। मेरे पास तो ये आखिरी कुर्ता ही बचा है पहनने के लिए। कल्याण, मोहन, तुम किसी नौकर को रख लो ना। हमने 1-2 लोगों से बात की थी नौकर के लिए, लेकिन कोई घर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। गांव के सभी लोग खेतों में ही मजदूरी कर रहे हैं। घर के सभी आदमी घर के काम में लगे रहते हैं, तो वो अपने खेतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें हर महीने आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लगती है। एक दिन कल्याण सबसे कहता है, घर को तो औरत ही संभाल सकती है, हमारे बस का नहीं है घर संभालना। हमें किसी तरह से उस सब को वापस इस घर में लाना ही होगा। अरे कल्याण बेटा, पंचायत का फैसला था कि औरतें हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब हम उन्हें बुलाने गए तो उल्टा हमें ही अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। बापू, उन सभी ने अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्यों ना हम सबके काम में नुकसान कर दे, इससे वो मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए। भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? इससे वो मजबूर नहीं होंगी बल्कि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ शराफत से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे यकीन है कोई माफ़ करे ना करे, माँ तो ज़रूर हमें माफ़ कर देंगी। नहीं सचिन, अगर हमने माफ़ी मांगी तो ये सारी औरतें हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। हमें इनके सामने छोटा नहीं होना है। मोहन, कल्याण, तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। बस फिर क्या था, घर के सभी आदमी लग गए काम पर। मोहन और कल्याण रात को खंडहर में पहुंचे और उन्होंने सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। उसके बाद वीना ने जो कपड़े तैयार करके रखे थे वो सारे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। सुबह जब घर की औरतों ने ये सब देखा तो परेशान हो गई। अरे, ये सारे बर्तन किसने तोड़ दिए? माँ, किसी ने मेरे सिले हुए कपड़े ही फाड़ दिए। ये हरकत कौन कर सकता है? और कौन करेगा भाभी, ये सब उन आदमियों की हरकत है। जब किसी तरह से हमें झुका नहीं पाए तो हमारे काम बिगाड़कर हमें परेशान कर रहे हैं। सभी औरतें दुगनी तेजी से काम में लग गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस खंडहर को महल की तरह बना दिया। उनके काम की तारीफ सुनकर दूर दूर के गांव से लोग आने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे।
एक दिन सभी औरतें बैठकर खाना खा रही थी। तभी विमला ने देविका से कहा, देविका, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी मेहनत से अपने लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा घर बना लेंगे। देविका बहू, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तो सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना तो हमें तुमने सिखाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पति की पहचान के अलावा भी मेरी कोई पहचान है। गांव के सब लोग मुझे सिर्फ मोहन की पत्नी के रूप में जानते थे, लेकिन अब सारा गांव मुझे जानता है। देविका, मैं कुछ ही दिन में इस गांव में एक अच्छा सा होटल खोल लूँगी। और मैं एक बुटीक खोलूँगी। मैं यहाँ गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है। सभी औरतें खाना खाकर सो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन देविका को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो देविका थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो उसके सामने सचिन खड़ा था। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा कोई नुकसान तो करने नहीं आए? मेरे पास तो किताबों के अलावा कुछ नहीं है। फाड़ना चाहो तो फाड़ सकते हो। देविका, मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या? रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? प्लीज़ देविका, माँ और चाची को समझाओ कि वो बापू और चाचा जी से माफ़ी मांग ले और तुम सबको लेकर घर आ जाए। सचिन, तुम भी तो अपने बापू और चाचा को अपने साथ ला सकते थे ना, और माँ और चाची से माफ़ी मंगवा सकते थे ना। प्लीज़ देविका, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। कैसे माफ़ कर दूँ सचिन? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर माँ और चाची हिम्मत करके मुझे अस्पताल ना ले जाती तो आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा ना होते। ना तुम मुझे अस्पताल में देखने आए और ना ही अस्पताल से आने के बाद मेरा हाल चाल पूछा। मुझे तो छोड़ो, तुमने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा, और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी नहीं सचिन। देखो देविका, हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है। घर के काम की वजह से हम बाहर के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। घर और जिंदगी दोनों अस्त व्यस्त है। वो इसलिए कि तुम सब आदमी संगठित नहीं हो। अपना दिमाग और ऊर्जा हमें परेशान करने में लगा रहे हो, और हम औरतें संगठित हैं। हम अपना दिमाग और ऊर्जा अपनी प्रगति में लगा रहे हैं। इसलिए हमने खंडहर को भी महल की तरह कर दिया, और तुम्हारी हवेली खंडहर की तरह लगती है। सचिन देविका से बार बार माफ़ी मांग रहा है। क्या सचिन को अपनी गलती का सच में पछतावा है, या फिर ये घर के आदमियों की कोई नई चाल है? ये जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी ज़रूर बताइए कि क्या देविका को सचिन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे सब कुछ भूल कर सचिन के साथ अपना घर बसाना चाहिए, या फिर सचिन को भूल जाना चाहिए? सास का घूंघट पार्ट 6। अब तक हमने देखा कि रात के अंधेरे में चुपके से सचिन देविका से माफी मांगने जाता है, लेकिन देविका कहती है, सचिन, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरा आत्मसम्मान है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अब तुम यहां से जा सकते हो। देविका, एक बार मुझे मेरे बच्चे से तो मिलने दो। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है। कौन सा बच्चा सचिन? वही बच्चा जिसे तुमने और तुम्हारे बाप ने अपने घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया। आज अचानक बच्चे की याद कैसे आ गई? देखो सचिन, चले जाओ यहां से। मेरे बच्चे के सामने और मेरे सामने फिर कभी मत आना। सचिन जब घर जाता है तो घर के सभी आदमी उसे डांटने लगते हैं। इतनी रात को कहाँ गया था सचिन? देविका से माफी मांगने। तुझे शर्म नहीं आई अपनी बीवी से माफी मांगते हुए? घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? लेकिन चाचा जी, आखिर अपनी ही पत्नी से माफी मांगने में कैसी शर्म? लो जी लो, नवाबजादे पूछ रहे हैं कि कैसी शर्म। अरे मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि देविका तेरी पत्नी है या तू देविका की पत्नी है। जीजा जी, पति पत्नी एक समान होते हैं, और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काश मैंने पहले अपनी पत्नी का साथ दिया होता। आज मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं कि आप सब भी अपनी पत्नियों से माफी मांग लो। देविका ने तो मुझे माफ नहीं किया,
शायद माँ, चाची, भाभी और दीदी ही आप सबको माफ कर दे। सचिन सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर सुजाता के हाथ का बना खाना सारे गांव में फेमस हो गया था, तो उसने एक बहुत अच्छा सा होटल खोल दिया। देविका, मैं चाहती हूँ मेरे होटल की सबसे पहली ग्राहक तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपना खुद का होटल खोल पाई हूँ। क्यों नहीं भाभी, लेकिन भाभी आपको अब अपने होटल में ना सिर्फ इंडियन खाना बनाना है, बल्कि इटालियन, चाइनीज और फ्रेंच खाना भी बनाना होगा। सुजाता सभी औरतों को अपने होटल का खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद कम्मो कहती है, अरे बहू, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। तू तो वो हो गई, क्या कहते हैं उसे? मास्टर शेफ चाची जी। हाँ, मास्टर शेफ। बहू, अब तेरा होटल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हाँ बहू, तूने सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अब वीना बेटी, तुझे क्या करना है? अपना बुटीक कब खोलेगी? माँ, कल ही कर देती हूँ। दुकान और सिलाई मशीनों का सारा काम हो गया है और वर्कर भी आ जाएंगे। तो ठीक है, फिर अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। देविका, मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान का इनॉग्रेशन तुम करो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मेरा बुटीक खुल रहा है। अगले दिन वीना भी अपना बुटीक खोल लेती है। उसका बुटीक भी चलने लगता है। माँ, आजकल ना कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। बुटीक में जो वर्कर है वो वर्कर कम पड़ रहे हैं। मुझे और वर्कर की ज़रूरत है। बेटी, गांव में तो तुझे कोई मिलने से रहा। अच्छे वर्कर तो शहर से ही मिलेंगे। हमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत है जो हमारे बर्तन शहर ले जाकर बेच सके। देविका बहू, अब तू ही कुछ कर। ठीक है माँ जी, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। वो अखबार में इश्तेहार दे देंगे तो कई वर्कर आ जाएंगे। कम्मो और विमला के बनाए बर्तन भी दूर दूर तक बिकने लगे। सभी औरतें देखते ही देखते बहुत फेमस हो गई। अब देविका ने गांव में अपना स्कूल भी खोल लिया। सभी गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी। एक दिन देविका ने सभी से कहा, माँ जी, मैंने स्कूल तो खोल लिया है और गांव की लगभग सारी लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन कल से आप सब भी आएंगी, गांव की सभी औरतों के साथ। देविका बहू, कैसी बात कर रही है तू? इस उम्र में हम स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और आप सबको मैंने कितना कुछ तो सिखा दिया है। अगर आप सब स्कूल पढ़ने आएंगी तो इससे गांव की सभी औरतों को हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहू, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत? अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। चाची जी, जरूरत है पढ़ने की, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब देविका लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगी। कुछ दिन में घर की सभी औरतों के बारे में राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों को पता चला और वो सीधा उनके गांव उनसे मिलने पहुंचे। देविका जी, आपकी वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हो गया है। जगह जगह आपके घर की सभी औरतों की तारीफ हो रही है। हाँ देविका जी, आप सभी के बारे में सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपसे मिलने आ गए। देविका जी, हम आपको और आपके घर की सभी औरतों को सम्मानित करना चाहते हैं और आपके स्कूल के लिए डोनेशन भी देना चाहते हैं। इस तरह मंत्री और गांव के सभी लोग देविका के साथ साथ उसके घर की सभी औरतों को प्रतीक चिन्ह देकर, फूलों की माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा देविका के स्कूल के लिए भी बहुत पैसा देते हैं। जिस पंचायत ने देविका के खिलाफ फैसला सुनाया था, उस पंचायत को अपने फैसले पर आज पछतावा हो रहा था। उधर घर के आदमियों की हालत और भी खराब हो रही है। बापू, चाचा जी, अब सचिन ने आपको समझाया था कि सबसे माफी मांग लेते हैं, तब आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखिए, सभी का राज्य में कितना नाम हो रहा है। खुद मंत्री जी उनको सम्मानित करने आए हैं। बापू, मोहन और सचिन ठीक कह रहे हैं। हमारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ना तो हम घर का कोई काम कर पा रहे हैं और ना ही बाहर का। तुम लोग ज़रूरी बात सबसे आखिर में बताते हो। ये बात तुम लोग पहले भी तो बता सकते थे। भैया, हमें सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए और सबको यहाँ बुला कर लाना चाहिए। ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो चलो, आज ही घर की सभी औरतों को घर ले आते हैं। घर के सभी आदमी चल देते हैं सभी औरतों से माफ़ी मांगने के लिए। जैसे ही वो औरतों के पास पहुंचते हैं, सभी हैरान हो जाती हैं।
कम्मो, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, लगता है आज फिर झगड़ा करने आए हैं हमसे। अगर आज कल्याण ने मुझे कुछ बोला तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगी मोहन जी को। ना इनका भरता बनाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। शांत रहो आप सब, देखने तो दो क्या कहते हैं। सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए कहते हैं, कम्मो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना लगता है विमला, घर चलो। सुजाता, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। तुम मेरे साथ घर चलोगी ना? वीना, वो घर मेरा नहीं तुम्हारा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ दो। इसलिए अपने घर चलो और हम सबको माफ कर दो। अपने पतियों की इस तरह माफी मांगने से सभी औरतें अपने पतियों को माफ करके उनके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन देविका घर आने से मना कर देती है। सभी औरतें उसे समझाती है, देविका बहू, अब घर जाने में क्या दिक्कत है? मांग तो ली सबने माफी। देख तो सचिन भी कितना शर्मिंदा है। हाँ बहू, हमारी लड़ाई तो यही थी कि ये हमसे माफी मांगकर इज्जत के साथ घर ले जाए। अब घर चलने से तेरी शादी बच सकती है। चाची जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से फिर कह रही हूँ, मेरे लिए शादी से बड़ा है आत्मसम्मान। आप लोगों की शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है। इसलिए शायद आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पति ने आपके साथ क्या किया, पर मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि मेरे पति ने मुझे अपने बराबर नहीं समझा, और इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। देविका, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहना। और हाँ, आप सब इनके साथ जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, शादी सिर्फ एक रस्म होती है। इस रस्म में पति और पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। इसलिए यदि आपका पति आपको सम्मान दे तो बदले में उसे सम्मान दो, नहीं तो वो जैसा करे आप भी वैसा ही करो। देविका सचिन के साथ नहीं जाती है और अपने बेटे के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। अब वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि हर जगह जाकर महिला शिक्षा और उनके अधिकारों का प्रचार करती है। हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि देविका का ये फैसला आपको कैसा लगा, और हमारी कहानी सास का घूंघट आपको कैसी लगी। इसी तरह की मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।